चलिए बेटा, अभी एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे और इसी वीडियो के अंदर उसको ख़त्म भी करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान बन चुका है क्योंकि उन्होंने जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे, कंस्ट्रेंट्स थे, उनका खुद टेबल बना के हमारे सामने दिया हुआ है। तो इससे हमें इन इक्वेशंस लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो खुद ही लिखना है। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब अब आप लोग समझ रहे होंगे कि इस प्रॉब्लम के अंदर उस आदमी ने हमें क्या ऑब्जेक्टिव दिया है, क्या क्या करना है हमें। ठीक है ना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, या फिर किस तरीके का प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो दिए गए कंस्टेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें ये सारी चीज़ें सोचनी होती है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की अगर बात करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले प्रॉब्लम क्या दिया है, इसको रीड करेंगे और फिर हमें क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है। फॉर्मुलेट द एलपीपी टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए एलपीपी को फॉर्मुलेट करना है, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ गैजेट्स ए एंड बी। देखिए एलपीपी का कॉन्सेप्ट बताने के लिए मैंने जो एग्जांपल लिया था उसके अंदर हम बाइसिकल एंड ट्राइसिकल बना रहे थे। अभी ये मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, दो गैजेट्स बना रहा है। एक गैजेट को उन्होंने ए कहा है, दूसरे को बी कहा है। तो ए टाइप का गैजेट है, बी टाइप का गैजेट है। ठीक है, विच आर फर्स्ट प्रोसेस्ड इन द फाउंड्री एंड देन सेंड टू मशीन शॉप। तो वो जो गैजेट्स है वो बनने का प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले वो फाउंड्री के अंदर जाता है, वहां पर प्रोसेस होकर हो जाता है मशीन शॉप के अंदर फॉर फिनिशिंग। The number of man hours of labor required in each shop for production of A and B and the number of man hours available for the firm are as follows। तो दोनों भी चीज़ें दी है कि जब आपका ये ए टाइप का गैजेट बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, तो इसको फाउंड्री के अंदर 10 घंटे का लेबर वर्क लगता है। ठीक है, एंड यहाँ से जब वो तैयार होकर मशीन शॉप में भेजा जाता है तो वहाँ पर लेबर्स को 5 घंटे लगते हैं उसको बनाने के लिए। तो मतलब ए टाइप का गैजेट बनने के लिए टोटल 15 आवर्स का लेबर वर्क लगता है। ठीक है, लेकिन फाउंड्री के अंदर जो प्रोसेस होता है उसके अंदर आपके पास लेबर का जो टाइमिंग है दैट इज 60 आवर्स है, एंड मशीन शॉप के अंदर आपके पास 35 आवर्स ही अवेलेबल है। ठीक है, मतलब उतने घंटे का काम ही कर सकते हैं लोग, उतने ही लोग आपके पास अवेलेबल है। तो अभी आपको क्या करना है, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ए इज ₹30 एंड बी इज ₹20 पर यूनिट्स। तो आपको एलपीपी को फॉर्मुलेट करना है। तो ए गैजेट अगर बेचा जाएगा तो उसके ऊपर 30 रुपीज का, 30 रुपीज का प्रॉफिट है, एंड बी गैजेट के ऊपर 20 रुपीज का प्रॉफिट है। तो आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए उनको सजेस्ट करना है कि वो किस गैजेट का प्रोडक्शन कितना ले। समझ रहे हो बात को। तो हम लोग क्या करेंगे, एज यूजुअल सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या होती है हमारी, कि मान लेते हैं कि वो एक्स नंबर ऑफ एक्स गैजेट्स प्रोड्यूस करे, मैन्युफैक्चर करे, एंड वाई गैजेट्स वो बी टाइप के मैन्युफैक्चर करे। ठीक है, सो वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहेगा एजम्पशन। सो लेट मैन्युफैक्चरर शुड प्रोड्यूस, ये शुड आता है कि नहीं देख लेना आप लोग। लेट मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस लिखेंगे, शुड प्रोड्यूस एक्स गैजेट्स of A type and Y gadgets of B type, so that he will have maximum profit। ठीक है, जिस वजह से उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो अब तो ये बात ठीक है। अब ये एक्स और वाई मतलब नंबर ऑफ ए टाइप के गैजेट्स हम एक्स बनाएंगे, बी टाइप के गैजेट्स वाई बनाएंगे, ये तो तय हुआ। तो प्रॉफिट कितना है, ए टाइप के गैजेट्स के ऊपर 30, मतलब आपको 30x जितना प्रॉफिट मिलेगा अगर आप ए टाइप के एक्स गैजेट्स बना रहे हो। एक गैजेट के ऊपर, ए टाइप के एक गैजेट के ऊपर 30 रुपीज मिलने वाला है प्रॉफिट में, तो एक्स गैजेट्स बना रहे हो ना तो 30x मिलेगा। एंड बी टाइप के गैजेट्स के ऊपर 20 है और आप वाई बना रहे हो तो 20y मिलेगा। तो ये है आपके टोटल, ये है आपका टोटल प्रॉफिट जिसको आपको मैक्सिमाइज करना है, जिसको हम लोग z से डिनोट करते हैं। सो दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो इसको हमें करना है मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज z सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, subjected to
इसको मैक्सिमाइज तो करेंगे लेकिन नीचे दिए गए कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए। तो कंस्ट्रेंट्स मैं यहां पर लिखता हूं ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस। ठीक है। क्या अब एक गैजेट जब फॉर्म होता है ए टाइप का, वन यूनिट, एक वन गैजेट जब टाइप ए का फॉर्म होता है तब उसको फाउंड्री के अंदर 10 घंटे का लेबर वर्क लगता है, और बी गैजेट जब फॉर्म होता है तब उसको फाउंड्री के अंदर 6 घंटे का गैजेट लगता है, टाइम लगता है, लेबर टाइम। तो इसका मतलब एक्स गैजेट्स अगर बन रहे हैं तो उसको फाउंड्री के अंदर 10x जितना टाइम लगेगा, और वाई गैजेट अगर टाइप बी के बन रहे हैं तो उसको 6y जितना टाइम लगेगा फाउंड्री के अंदर। तो फाउंड्री का टोटल टाइम अवेलेबिलिटी कितना है, 60 है। तो ये आप दोनों को मिला के 60 के ऊपर टाइम नहीं जाना चाहिए। ये टाइम है टाइप ए के एक्स गैजेट बनाने का फाउंड्री के अंदर लगने वाला टाइम, और ये है फाउंड्री प्रोसेस के अंदर लगने वाला टाइप बी गैजेट का टाइम। तो ये दोनों शुड नॉट एक्सीड 60 आवर्स। 60 आवर्स से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उससे ज़्यादा लेबर्स का टाइम आपके पास है ही नहीं। नेक्स्ट आपके पास है मशीन शॉप के अंदर जब गैजेट ए बनेगा 1 यूनिट ऑफ गैजेट, तो आपको 5 आवर्स लगने वाले हैं। आप तो एक्स बना रहे हो गैजेट्स, तो आपको 5x इतना टाइम लगेगा, और बी के लिए आपको लगेगा 4y, और ये लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 35। इससे ज़्यादा आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस कंपलसरी आएंगे ही, इसको भूलना नहीं है। क्या है कि आप जो गैजेट्स बनाओगे वो या तो 0 बनाओगे किसी टाइप का, कोई आपको अगर सजेस्ट करे क्योंकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई कह सकता है कि आपके पास जो सिचुएशंस है, जो रेस्ट्रिक्शंस है, कंस्ट्रेंट्स है, उनको देखते हुए हमें ये समझ में आता है कि हमें, मान लो कि टाइप ए का गैजेट्स बना ही ना, ऐसा होता नहीं जनरली, लेकिन बता रहा हूँ, तो या तो 0 बन सकता है लेकिन नेगेटिव बनेगा नहीं, इसलिए एक्स एंड वाई, x must be greater than equals to 0 and y must be greater than equals to 0। तो यहां से लेकर तो यहां तक आपने, ये हो गया आपका एलपीपी, दैट आपने उसको फॉर्म कर दिया, फॉर्मुलेट कर दिया। तो ये है आपका सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर ये इंपॉर्टेंट, ये 2 लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और फिर आप अगर चाहते हो तो आप इसको आगे एरो करके लिख सकते हो कि दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इन दोनों को इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि कंस्ट्रेंट्स एंड दिस इज नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैं लिखता हूँ फिर उसको डिस्कस करेंगे। ये बेटा एग्जाम्पल मिनिमाइजेशन वाला है, लेकिन इसके वर्डिंग के अंदर कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, अदरवाइज आप लोग इन इक्वेशंस बनाते समय गलती कर सकते हो। इस प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया हमें, सबसे पहले पढ़ते हैं कि इन अ कैटल ब्रीडिंग फर्म, एक फर्म है जिसके अंदर कैटल ब्रीडिंग फर्म के अंदर, चलो ठीक है, इट इज प्रिस्क्राइब दैट द फूड रेशन फॉर वन एनिमल मस्ट कंटेन, मतलब यहाँ पर बात हो रही है कैटल ब्रीडिंग फर्म के अंदर कि जो आपके कैटल्स है उनको जो फॉडर दिया जाता है, तो उसके अंदर कंटेंट मिनिमम क्या होना चाहिए, फिर उसके आगे आपकी मर्जी, आप जितना देना है, लेकिन कम से कम इतना देना है सो दैट द कैटल्स शुड बी वेल नरिश्ड। ठीक है। तो that food ration for one animal must contain 14, 22 and 1 units of nutrients A, B and C respectively। तो कोई न्यूट्रिएंट्स है A, B, C करके 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर देयर। सो आप जो भी फॉडर उनको देंगे खाने के लिए, फॉडर समझते हो आप, उनका खाना होता है जिसको मराठी में चारा कहा जाता है। सो ये जो फॉडर है जो आप उन एनिमल्स को देने वाले हो, तो आप इतना फॉडर दे दो उनको कि उनको टाइप ए का न्यूट्रिएंट्स 14 यूनिट्स मिल जाए, टाइप बी का न्यूट्रिएंट 22 यूनिट्स हो उसके अंदर, एंड सी का न्यूट्रिएंट 1 यूनिट हो, मिनिमम इतना हो। 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉडर आर अवेलेबल। अभी मार्केट के अंदर 2 अलग अलग तरीके के फॉडर से अवेलेबल है। ईच यूनिट ऑफ दीज 2 कंटेन द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ दीज 3 न्यूट्रिएंट्स। फॉडर 1 एंड फॉडर 2, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉडर, और इन दोनों फॉडर के अंदर न्यूट्रिएंट ए, न्यूट्रिएंट बी एंड न्यूट्रिएंट सी कितना यूनिट होता है ये दे रखा है। ठीक है। ईच यूनिट ऑफ दिस 2, मतलब इसके हर यूनिट के अंदर कितना न्यूट्रिएंट्स होता है ये दे रखा है। जैसे 1 यूनिट ऑफ फॉडर अगर आप लेते हो तो उसके अंदर 2 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिएंट ए, 2 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिएंट बी एंड 1 यूनिट ऑफ
न्यूट्रिएंट सी अवेलेबल है, ठीक है। तो ओके, द कॉस्ट ऑफ फॉडर 1 इज ₹3। 3 रुपए कीमत है फॉडर 1 के कॉस्ट की पर यूनिट, एंड दैट ऑफ फॉडर 2 इज ₹2 पर यूनिट। फॉर्मुलेट द एलपीपी टू मिनिमाइज द कॉस्ट। अभी क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है कि आपके पास कैटल ब्रीडिंग फर्म है जिसके अंदर आप कैलकुलेशंस करना चाहते हो कि आपके जो कैटल्स है वो वेल नरिश्ड हो, ताकि आपका जो भी उनसे प्रोडक्शन आने वाला है वो अच्छा निकले। अब उसके लिए डॉक्टर्स ने उनको ये कहा है, जो उसके डॉक्टर्स होते हैं ना कैटल्स वगैरह के, तो उन डॉक्टर्स ने उनको कहा है कि देखो आप जो उनको खाना दे रहे हो, जो भी फॉडर आप दे रहे हो, तो आपके पास 2 टाइप के फॉडर है, और हर टाइप के अंदर जो 1 यूनिट फॉडर आप लेंगे उनको देने के लिए, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो उनको जरूरी है ABC, तो उसका कितना कंटेंट है वो दे रखा है। तो उन्होंने कहा है कि आप हर कैटल को, हर जो आपका एनिमल है, तो उसको आप कम से कम इतना खाना दीजिए कि जिससे उनका नरिशमेंट वेल हो, और वेल नरिशमेंट का डेफिनेशन क्या है, तो इतना कंटेंट उसके अंदर जाना चाहिए। न्यूट्रिएंट ए के 14 यूनिट जाने चाहिए, न्यूट्रिएंट बी के 22, एंड न्यूट्रिएंट जो सी है आपका उसका 1 यूनिट। तो समझ रहे हो बात को? तो अब मुझे मान लो कि मेरा ही कैटल ब्रीडिंग फर्म है या फिर जिस भी आदमी का है, अब उसको क्या दिमाग लगाना है कि डॉक्टर ने कहा है कि इतना चला जाता है तो भी उसकी हालत सही रहने वाली है, तो वो क्या करेगा, पैसे बचाने का सोचेगा, क्योंकि कैटल में अपनी तो अक्ल होती नहीं है कि उसको जो भी खाने को दिया जाए वो खाएगा। अब हमें आप पता चल चुका है कि उसके अच्छी हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है। तो ये भी हो सकता है, अगर आपको ये चीज़ें सही तरीके से पता नहीं है तो आप ज़्यादा भी दे रहे हो, जिससे आपका पैसा तो वेस्ट जा रहा है, लेकिन उससे जो बेनिफिट मिलना है वो उतना ही मिल रहा है। तो अब ये कैलकुलेट क्या करना चाहता है कि मैं मिनिमम कॉस्ट कैसे लगाऊं, क्योंकि अब हर किसी भी टाइप का वो फॉडर चुन सकता है, और उसका प्राइस भी दे रखा है। तो अब वो चाहता है कि उसकी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए और उसका पैसा भी कम से कम लगे। तो इसके लिए आपको उसको फॉर्मुलेट करना है। समझ रहे हो बात को? तो फॉडर 1 का वो कितना यूनिट ले, फॉडर 2 का कितना यूनिट्स खाना ले, ताकि ये नेसेसिटी ये हो जाए। तो क्लियर है चीज कि फॉडर 1 कितना यूनिट लेना है और फॉडर 2 कितना देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट फर्म ओनर should buy the X units of fodder 1। अब ये बाय वगैरह मैं अपने मन का लिख रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है, यहाँ पर बेसिकली एनिमल की बात हो रही है। तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ठीक है, लेकिन वही है कि उसको खरीदना ही तो है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, इतना इम्प्रोवाइजेशन तो हम कर ही सकते हैं। लेट फर्म ओनर शुड बाय द X यूनिट्स ऑफ फॉडर 1 एंड Y यूनिट्स of fodder 2 so that he will require minimum amount of money। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है अभी हमारा कि हमें कम से कम पैसे के अंदर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। तो फॉडर 1 के 1 यूनिट के ऊपर कितना प्रॉफिट, उसको कितनी कॉस्ट है उसकी 3 पर यूनिट है, एंड फॉडर 2 के ऊपर 2 है। तो 3x + 2y को हमें मिनिमाइज करना है। 3x, क्योंकि हम x यूनिट जितना खरीदेंगे तो 3x इतना कॉस्ट लगेगा हमें, और y यूनिट जितना खरीदेंगे तो 2y इतना। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको आपको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज z, एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स क्या दिए हैं, अब इसकी बात करते हैं। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स, चलिए कंस्टेंट्स क्या दिए हमें। फॉडर 1 के अंदर न्यूट्रिएंट A, ठीक है, 2 यूनिट जितना है, न्यूट्रिएंट B, हाँ अच्छा, आपका जो फॉडर 1 है, तो
अच्छा, न्यूट्रिएंट ए की टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है आपके पास? ये न्यूट्रिएंट ए रिस्पेक्टिवली दिया है 14 यूनिट्स है आपके पास, मतलब मिनिमम लेना है आपको, इनटेक 14 यूनिट्स का है। और आप जब फॉडर 1 का 1 यूनिट उसको दे रहे हो तो उसमें से न्यूट्रिएंट ए कितना मिल रहा है आपको? 2 यूनिट्स। तो जब आप x यूनिट जितना फॉडर 1 खरीद रहे हो तो उसमें से आपको न्यूट्रिएंट ए कितना मिलेगा? 2x जितना, ठीक है। और फॉडर 2 आप अगर y यूनिट इतना ले रहे हो तो उसमें से न्यूट्रिएंट ए कितना मिलेगा? 1y यूनिट इतना। तो मतलब आपका जो ये न्यूट्रिएंट ए का रिक्वायरमेंट है 2x प्लस 1y, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 यूनिट्स। ये बात समझनी है यहाँ पर, ये बात आपको समझनी है। ये जो वर्ड है ना, एनिमल मस्ट कंटेन, तो यहाँ पर मतलब हो रहा है कि कम से कम इतना तो कंटेंट होना ही चाहिए उसके खाने के अंदर। तो 2x प्लस वाई क्या है? बेसिकली x रिप्रेजेंट कर रहा है फॉडर 1 कितना यूनिट आपने लिया है और फॉडर 2 का कितना यूनिट लिया है। तो 2x एंड प्लस वाई, न्यूट्रिएंट ए 2x प्लस वाई, तो इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है? कम से कम कितना जाना चाहिए उसके पेट के अंदर? 14 यूनिट्स। तो आप लिख रहे हो कि 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 चाहिए। मिनिमम 14 हो सकता है, उससे ज्यादा आपकी मर्जी, आप दे दो, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है दैट इज 2x प्लस 3y, न्यूट्रिएंट बी 2x प्लस 3y, और ये मिनिमम 22 होना चाहिए। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 22। आप समझ रहे हो? अगर आप लेस देन और इक्वल टू 22 लिखते तो इसका मतलब क्या होता कि आप 2x प्लस वाई जो उसको दे रहे हो वो ज्यादा से ज्यादा 14 यूनिट दे रहे हो, बल्कि उन्होंने कहा है कि कम से कम यहाँ पर 14 यूनिट होना चाहिए न्यूट्रिएंट ए। समझ रहे हो बात को? फिर यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो न्यूट्रिएंट बी की बात हो रही है। तो ये जो न्यूट्रिएंट बी है ये कम से कम उसके पेट में, उसको कम से कम जरूरत है 22 यूनिट्स की। और अगर आप लेस देन और इक्वल टू लिखते तो आप लिख रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा 22 चलेगा, कम से कम आपकी मर्जी, तो ये गलत हो जाता। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो दो चीजें डिफरेंट आई है पिछले एग्जाम्पल से, दैट इज यहाँ पर हमें मिनिमाइज करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को एंड सब्जेक्ट टू दीज कंस्टेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड आपका न्यूट्रिएंट है दैट इज 1 यूनिट चाहिए। तो x यूनिट ऑफ फॉडर 1 एंड प्लस y यूनिट ऑफ फॉडर 1 फॉडर 2 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर भी 1 ही है, ठीक है। तो 1 यूनिट से वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। एंड ऑब्वियसली x एंड y मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव का कोई सीन है ही नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने फॉर्मुलेट कर दिया है हमारा एलपीपी, समझे बात को, ठीक है। तो चलिए मैं आगे का क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया है क्योंकि बहुत ही सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें दे रखी है। अब ये फोर्थ वाला देखिए, अब फोर्थ वाले में और इसके पहले के जो 3 क्वेश्चन है उसके अंदर क्या डिफरेंस है? तो उसके अंदर टेबल दिया हुआ रहता था जिससे हमें इन इक्वेशंस लिखने में आसानी होती थी। अब अगर आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ पर सीधा आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत सारी जानकारी है। अब यहाँ पर इनइक्वालिटीज दैट इज कंस्ट्रेंट्स के लिए आपको खुद टेबल फॉर्म करना होगा ताकि कोई गलती ना हो। तो अभी क्या है बेटा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि प्रिंटिंग कंपनी प्रिंट्स 2 टाइप्स ऑफ मैगजीन्स ए एंड बी। तो ए और बी, ए एंड बी, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ मैगजीन्स विच इज printed by some company. The company earns ₹10 and 15 on magazines A and B per copy. एक कॉपी के लिए कंपनी को क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। ए मैगजीन के ऊपर 10 रुपए का और बी मैगजीन के ऊपर 15 रुपए का। अब बात करते हैं उनके प्रोसेस की कि बनता कैसा है। सो दीज आर प्रोसेस्ड ऑन 3 मशीन्स। तो ये जो मैगजीन बनते हैं तो ये 3 मशीन से प्रोसेस होके निकलते हैं। 1, 2, 3 नाम के मशीन है। सो मैगजीन ए रिक्वायर्स 2 hours on machine 1, 5 hours on machine 2 and 2 hours on machine 3. Okay. Magazine B requires these hours on the 3 machines. Formulate the LPP to determine weekly production of magazines A and B so that the total profit is maximum. अब ये जो मशीन्स के ऊपर काम करना है ना इनको, तो इसकी अवेलेबिलिटी भी यहाँ पर दी है कि मशीन 1, 2, 3 आर अवेलेबल दीज आवर्स पर वीक। एक वीक के अंदर आपके पास बस इतने ही आवर्स है मशीन्स के ऊपर काम करने के लिए। तो आप वीक के अंदर प्रोडक्शन आपका लिमिटेड होगा क्योंकि आपके पास जिन मशीन का यूज करके मैगजीन बनाने हैं उनके टाइम के आवर्स लिमिटेड है, ठीक है। तो
आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको ये सजेस्ट करना है कि वो मैगजीन ए कितना छापे, मैगजीन बी कितना छापे, सो दैट वीक के अंदर उनका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम रहे। तो प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, तो प्रॉब्लम तो उसी टाइप का है, बस यहाँ पर टेबल कैसे बनाना है ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, मतलब इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है, टेबल बनाने का मतलब यही है कि इन्फॉर्मेशन एक जगह अच्छे से गैदर करो ताकि आप लोग इनइक्वालिटीज को लिख पाएंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि लेट printing company should print x number of A type magazines and y number of B type magazines। तो x मैगजीन के ऊपर कितना प्रॉफिट है, 10 रुपए का, सॉरी ए टाइप के मैगजीन के ऊपर 10 रुपए का, बी टाइप के ऊपर मतलब 10x प्लस 15y को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन गया, मैक्सिमाइज z which is equals to 10x plus 15y and subjected to constraints के लिए टेबल बना रहे हैं। तो कितने टाइप की मशीन है, सॉरी कितने टाइप्स के मैगजीन है, ए एंड बी टाइप के मैगजीन है, और मशीन्स कितने टाइप की है, 1 2 एंड 3। आपकी मर्जी, आप इधर भी ए एंड बी लिख सकते हो, इधर मशीन्स लिख सकते हो। ठीक है, सो ए मैगजीन बनने के लिए मशीन 1 के ऊपर कितना घंटा काम होता है, 2 घंटे ऑन मशीन 1, फिर 5 घंटे ऑन मशीन 2 एंड 2 hours ऑन मशीन 3। नेक्स्ट, मैगजीन बी जब प्रिंट होता है तो देन इट रिक्वायर्स 3 hours ऑन मशीन 1, 2 hours ऑन मशीन 2 एंड 6 hours ऑन मशीन 3। अब मशीन्स की अवेलेबिलिटी कितनी है वीक के अंदर, तो मशीन 1 अवेलेबल है 36 आवर्स, तो मशीन 1 के आगे लिख देता हूँ यहाँ पर 36 आवर्स की अवेलेबिलिटी है। मशीन 2 की अवेलेबिलिटी है 50 आवर्स की एंड मशीन 3 की अवेलेबिलिटी है 60 आवर्स की। ठीक है, इस तरीके से। तो अब सारी चीज़ें क्लियर है हमारे सामने। हम लोग मैगजीन ए कितने छाप रहे हैं, एक्स इतना, मैगजीन बी कितना छाप रहे हैं, वाई इतना। तो मुझे बताइए कि मशीन 1 पर आपके पास सिर्फ 36 आवर्स है, तो दोनों भी मैगजीन को मशीन 1 के ऊपर कितना टाइम लगेगा, 2x प्लस 3y जितना, क्योंकि आप नंबर ऑफ ए टाइप की कितने मैगजीन छाप रहे हो, एक्स मैगजीन, तो मशीन ए से उसको कितना, इतने मैगजीन छापने के लिए मशीन ए से उसको कितना टाइम लगेगा, 2x जितना, और वाई मैगजीन छापने के लिए मशीन बी, सॉरी टाइप बी के वाई मैगजीन छापने के लिए आपको 3y इतना टाइम लगेगा। तो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू आएगा 36 से ज़्यादा इन दोनों का टाइम हो नहीं सकता। सिमिलरली 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 50 एंड 2x प्लस 6y लेस देन और इक्वल टू 60 and obviously x must be greater than 0 and y must be greater than 0। नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन को लिखना भूलना नहीं है, क्योंकि मैक्सिम या तो नहीं छापा जाएगा किसी भी टाइप का, कोई भी एक टाइप का नहीं। अगर मान लो कि मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने की कंडीशन यही है कि ए टाइप के मैगजीन छापने की जरूरत नहीं, बी ही पूरा टाइम का इस्तेमाल सिर्फ बी को छापने के लिए करो ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन नेगेटिव में चीज़ नहीं जाएगी, इसलिए ये बताना जरूरी कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन। तो बेटा आपने यहाँ पर फॉर्मुलेट कर दिया एलपीवी को। सेम टाइप का अभी आगे का, ये कौन से नंबर का एग्जांपल था, 4th, तो 5th 6th। ठीक है, तो 5th एंड 6th ये दोनों भी मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। 7th वाला मैं डिस्कस करता हूँ, 7th एंड 8th दोनों भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, 7th 8th डिस्कस करूंगा, और ठीक है देखेंगे 9th के बारे में बाद में देखेंगे। तो 7th तो अभी मैं लिखता हूँ, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसको लिखने में ही जान चली जाती है, सॉल्यूशन इसका बहुत कम होता है, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। देखिए, ए डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड 2 डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फूड्स ए एंड बी टू फॉर्म ए वीकली डाइट फॉर अ सिक पर्सन। एक बीमार आदमी है, तो डॉक्टर साहब उसके लिए क्या कर रहे हैं, ए यूनिट्स एंड बी, ए एंड बी क्या डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फूड्स। अच्छा, 2 तरीके के फूड है, खाना 2 तरीके का है, ए टाइप का और बी टाइप का। तो उसके कुछ यूनिट्स डॉक्टर साहब एक बीमार आदमी को बता रहे हैं कि भैया ये ले लो वीक के लिए,
ताकि आपकी तबीयत ठीक हो जाए। आगे बढ़ते, द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ fats, carbohydrates and proteins are 18, 28 and 14 units respectively. मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये वर्ड यहां पर सबसे ज्यादा भाव खाके जाएगा। इसको अगर आपने भाव नहीं दिया तो फिर पेपर चेक करने वाला आपको भाव नहीं देगा, इसमें मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। क्यों? देखिए, इसको भाव न देने का मतलब है कि आपकी इनइक्वालिटी गड़बड़ हो गई, गलत हो गई। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने जो उसको प्रिस्क्रिप्शन में दिया है या फिर जो भी डाइट दिया है, तो उसके अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। किसके? जो आपके न्यूट्रिएंट्स, जो क्या होते हैं, कंटेंट होते हैं ना फूड के अंदर के, फैट से, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन से। तो फैट कितना चाहिए? 18 यूनिट। कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए? 28 यूनिट। एंड प्रोटीन कितना चाहिए? 14 यूनिट्स। लेकिन ये मिनिमम है कि भैया कम से कम इतने यूनिट्स फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स लेना है आपको। अब आगे पढ़ते हैं, 1 यूनिट ऑफ फूड ए। फूड ए जो टाइप ए का फूड है आपका, तो उसके 1 यूनिट के अंदर 4 यूनिट्स ऑफ फैट है, 14 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, 8 यूनिट ऑफ प्रोटीन है। फिर 1 यूनिट ऑफ फूड बी है 6 यूनिट्स ऑफ फैट, 12 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड 8 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। ओके, द प्राइस ऑफ फूड ए इज 4.5 पर यूनिट। एक यूनिट के लिए 4.5 रुपए जितना खर्चा है फूड ए का, एंड फूड बी हैज ₹3.5 पर यूनिट। फॉर्म द एलपीपी सो दैट द सिक पर्सन डाइट मीट्स द रिक्वायरमेंट एट मिनिमम कॉस्ट। ये मिनिमम तो ठीक है, इसका कुछ है नहीं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, ये इसके लिए है, लेकिन ये इनइक्वालिटी के लिए। अब देखिए करना क्या है, उस बीमार आदमी को कम से कम पैसे में डॉक्टर ने जितना नरिशमेंट करने के लिए बोला है, जितना न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए बोला है, वो लेना है कम से कम पैसे में। ठीक है, अब बात कम से कम पैसे की आ रही है, तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया मिनिमाइज करने का। सो सबसे पहले आपको क्या करना है? लेट कहना है। लेट, जो आपका ए टाइप का फूड है, फूड ए, तो उसके कितने यूनिट्स आप लेंगे? एक्स यूनिट आप लेने वाले हो। और फूड बी के आप कितने यूनिट्स लेंगे? वाई यूनिट लेने वाले हो। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन गया बेटा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया क्या? कितना खर्चा आ रहा है? फूड ए का 4.5 रुपीज पर यूनिट है, एंड ये 3.5 रुपीज है, मतलब 4.5x जितना फूड ए को खरीदने का खर्चा है, एंड 3.5y जितना फूड बी को खरीदने का खर्चा है। और ये जो खर्चा है, तो ये खर्चा आपको करना है मिनिमाइज। तो आप लिखेंगे मिनिमाइज z। ये मिनिमाइज ऐसे लिखा है मैंने, मिनिमाइज z। ठीक है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्टेड टू। तो कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे इसके अंदर? चलिए बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स की। तो उसके लिए तो डिब्बा बनाएंगे, ठीक है, ताकि हम लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखिए इसके अंदर कितने टाइप के फूड है? 2 टाइप के फूड है, ए एंड बी टाइप। और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? एक है फैट, दूसरा है कार्ब, और तीसरा है प्रोटीन। ठीक है, तो देखेंगे अभी इसका क्या सीन है। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है ये भी आगे लिख देते हैं, ठीक है, तीनों की भी। फैट मिनिमम कितना चाहिए आपको? मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फैट्स, आपके जो फूड है उसके अंदर 18 यूनिट्स का फैट चाहिए, कार्ब चाहिए 28 यूनिट्स का, एंड प्रोटीन चाहिए 14 यूनिट्स का। ठीक है, ये मिनिमम है आपका, मिनिमम रिक्वायरमेंट। अब फूड ए के अंदर फैट कितना है? 1 यूनिट, 1 यूनिट की बात हो रही है। 1 यूनिट फूड ए और 1 यूनिट फूड बी के अंदर फैट कितना है? कहाँ गए? 1 यूनिट ऑफ फूड ए हैज 4 यूनिट्स of fat, 14 units of carb and 8 units of protein. Next, 1 unit of food B has 6 units of fat, 12 units of carb and 8 units of protein. ठीक है, अब ये टेबल बन गया है हमारा। अब हम लोग इनइक्वालिटीज लिख सकते हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, तो देखिए आप ए टाइप का फूड कितने यूनिट ले रहे हो? एक्स यूनिट ले रहे हो। और बी टाइप का फूड कितने यूनिट ले रहे हो? वाई यूनिट जितना ले रहे हो। तो देखिए जब आप ए टाइप का फूड एक्स यूनिट जितना लेंगे, तो 1 यूनिट के अंदर कितने फैट है? 4 है। तो 4 यूनिट एक्स यूनिट के अंदर कितने हो जाएंगे? 4x जितना हो जाएंगे, 4x प्लस बी टाइप का जो फूड है, वो अगर आप वाई यूनिट जितना ले रहे हो, तो बी टाइप के फूड के अंदर फैट है 1 यूनिट के अंदर 6 यूनिट जितना फैट है,
तो y यूनिट के अंदर बन जाएगा 6y। और ये आपको मिनिमम लेना है, इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये जो मिनिमम है ना, इसका यहाँ यूज आप देखिए कि यहाँ पर मिनिमम के तरफ जिसका ध्यान गया वो यहाँ पर इनइक्वालिटी ग्रेटर देन लेगा, क्योंकि आपको मिनिमम चाहिए 18। फैट कितना चाहिए आपको? 4x प्लस 6y ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 का मतलब क्या? कम से कम 18, उससे ज्यादा कितना भी ले लो। अगर लेस देन और इक्वल टू 18 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम आप 18 ले रहे हो, मतलब उससे कम से भी ज्यादा परमिशन दे रहे हो आप, जो कि डॉक्टर ने मना किया है। तो आपको कम से कम 18 फैट लेना है। और आगे भी वैसे ही है फिर। 14x प्लस 12y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 28 ही है ना? हाँ। एंड लास्ट कंस्टेंट है दैट इज 8x प्लस 8y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14। और नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट तो है ही, है ना? नेगेटिव में तो आप फूड नहीं ले सकते दोनों भी टाइप का। तो ये है आपका एलपीपी का फॉर्मुलेशन। अब मैं लास्ट एग्जांपल लूंगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। फिर हम लोग इस एक्सरसाइज का दी एंड करेंगे, बाकी क्वेश्चंस आपको होमवर्क ले रहेंगे, बाकी मतलब 9th और इसके पहले दिए हुए। तो चलिए मैं लास्ट 8th वाला क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसको डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप समझ के नहीं लेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि आप इसको रॉन्ग तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो फिर काम खत्म है। तो इफ जॉन ड्राइव्स, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। इफ जॉन ड्राइव्स ए कार एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अगर जॉन 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में 60 किलोमीटर जितना वो डिस्टेंस कवर करता है, तो ही हैज़ टू स्पेंड 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो उसका खर्चा कितना है इस स्पीड से अगर कार चलाएगा? तो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के लिए उसको 5 रुपये देना है। अब आगे, इफ ही ड्राइव्स एट अ फास्टर स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर के अंदर वो 90 किलोमीटर जितना डिस्टेंस कवर करता है, दैट मीन्स इट्स अ स्पीड। अगर 90 किलोमीटर है, द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस टू ₹8। मतलब इस स्पीड से अगर गाड़ी को भगाएगा तो उसको हर किलोमीटर में 8 रुपये का खर्चा है, और इस स्पीड से अगर गाड़ी को भगाएगा तो हर किलोमीटर में उसको 5 रुपये का खर्चा है। अब आगे क्या कहा है कि ही हैज़ ₹600 टू स्पेंड ऑन पेट्रोल। अच्छा, उसका बजट कितना है पेट्रोल का? सिर्फ 600 रुपीज़ है, मतलब वो 600 रुपये खर्च कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। एंड विशेष टू ट्रैवल द मैक्सिमम डिस्टेंस विद इन एन आवर। देखो उसके पास 600 ही रुपये है और टाइम भी सीमित है, तो वो एक घंटे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस जाना चाहता है इतने पैसों के अंदर। तो हमें उसको सोल्यूशन देना है कि भैया वो किस स्पीड से गाड़ी चलाए। तो देखो, ऐसा कभी नहीं होता है कि दोनों में से एक ही ऑप्शन चूज किया जाए। या तो 60 किलोमीटर से चलाता जाएगा, ठीक है। देखो आप सोचो कि वो 60 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, तो एक घंटे के अंदर वो 60 किलोमीटर पहुंच गया। उसका पैसा कितना खर्च हुआ? 300 ही रुपये खर्च हुआ। अब उसके पास 300 रुपये बचे हैं जो कि उसको खर्च करने थे पेट्रोल के ऊपर। और मान लो कि वो 90 किलोमीटर की स्पीड से चला रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? उसके पास 8 रुपीज़ पर किलोमीटर उसका खर्चा होने वाला है। तो वो एक घंटे के अंदर अगर 90 किलोमीटर अगर जाता है, ऐसा मान लेते हैं 90 किलोमीटर अगर जाएगा, तो 90 किलोमीटर तो हो ही नहीं सकता एक घंटे में, क्योंकि उसको पैसा लगेगा 720 रुपये, उसके पास तो 600 रुपये। तो 600 रुपये में मान लो कितना किलोमीटर जाएगा। तो इन दोनों में से हम उसको क्या प्रीफर करें? ऐसा भी हो सकता है कि वो एक, क्योंकि उसके पास टाइम सीमित है, एक ही घंटा है, तो एक घंटे में वो कुछ डिस्टेंस 60 किलोमीटर से पार करे, कुछ 90 से करे, ताकि दोनों का मैच करके ऐसा हो सकता है क्या कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर जाए। ये भी पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें एलपीपी को फॉर्मुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमें मैक्सिमाइज क्या करना है? ही विशेज टू ट्रेवल मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब एक घंटे के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने की उसकी विश है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट जॉन ट्रेवल्स x किलोमीटर डिस्टेंस बाय स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हम ये मान के चलेंगे कि 60 किलोमीटर की स्पीड से वो x किलोमीटर जितना डिस्टेंस कवर करता है, एंड y किलोमीटर डिस्टेंस बाय स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो y
किलोमीटर इतना डिस्टेंस कवर करता है, ऐसे हम लोग मान के चलेंगे। सो मैक्सिमाइज कितना किसको करना है बेटा, x किलोमीटर प्लस y किलोमीटर को, क्योंकि डिस्टेंस कितना मैक्सिमम कवर करेगा ये हमारा टारगेट है। सो मैक्सिमाइज z विच इज इक्वल टू x प्लस वाई। आपको वो डिस्टेंस कितना मैक्सिमम कवर करेगा वो देखना है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्टेड टू, इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हैं। अब कंडीशंस क्या क्या है, एक तो टाइम का आपको बाइंडिंग है, टाइम का बाउंड दे रखा है कितना, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं है। और दूसरा पैसा 600 से ज़्यादा नहीं है। तो अगर मान लो कि वो x किलोमीटर जितना डिस्टेंस इस स्पीड से जा रहा है, तो इस स्पीड से जाते समय कितना पैसा खर्च होता है, 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपये लगता है। तो आप इस स्पीड से x किलोमीटर जा रहे हो, मतलब 5x जितना आपको पैसा लगेगा। और आप 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से y किलोमीटर इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, और इस स्पीड से जब आप गाड़ी को भगाएंगे तो 8 रुपये आपका हर किलोमीटर में जाएगा, मतलब आप 8y इतना खर्च कर रहे हो। तो ये दोनों को मिला के इट शुड नॉट एक्सीड 600 रुपीज़, ये 600 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे टाइम की। टाइम 1 ही घंटा है, तो टाइम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी नो दैट स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को इधर ले लेते हैं और डिस्टेंस स्पीड को इधर ले लेते हैं। तो टाइम आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है आपका, सॉरी हाँ, डिस्टेंस कितना है, जब आप x किलोमीटर जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो तब स्पीड क्या है आपका 60, तो टाइम कितना लगेगा आपको x/60। और जब आप y किलोमीटर जितना डिस्टेंस कवर करो तो आपका स्पीड 90, मतलब y/90 ये रहेगा आपका टाइम। तो दोनों स्पीड से आप गाड़ी चलाओ, उसमें जो आपको टाइम लगेगा दैट शुड नॉट इंक्रीज 1 आवर, ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो हम लोग सीधा 1 आवर लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट कंस्टेंट विल बी x/60 प्लस y/90 दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। और तीसरी चीज़ है कि आप डिस्टेंस कभी नेगेटिव में कवर कर ही नहीं सकते, तो नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन। तो बेटा ये बन गया आपका एलपीपी। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जॉन ने कौन सी स्पीड से गाड़ी चलानी है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर इस एक्सरसाइज का दी एंड करता हूँ, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब जो हमने फॉर्मुलेशन किया है एलपीपी का, तो इनको हमें सॉल्व करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वही सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है और वही हमें यहाँ पर सीखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, बगैर इसके उसका कोई मतलब भी नहीं होता। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मुलेट करना सीखा है, अब हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड दैट विल बी द लास्ट वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं, गुड बाय।